26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। 26 जनवरी 1992 भारत के इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद घुटने टेक चुका था, जब श्रीनगर के लाल चौक में लहराते तिरंगे ने पाकिस्तान में आंधी ला दी थी, जब आतंकवादियों से जान की धमकी मिलने के बावजूद आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंच गए थे और आतंकवाद को आम जनता की ताकत की झलक दिखाई थी, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और युवा नरेंद्र ने अपने भाषण में ये कहा था, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो आखिर कैसे विपक्ष के आम कार्यकर्ता होने के बावजूद उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया था, और जब वो आध्यात्म की तलाश में हिमालय पर गए तब उनके गुरुजी ने ऐसा कौन सा मंत्र दिया था जिसकी बदौलत ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी अनसुनी अनकही कहानियों की इस दिलचस्प वीडियो को, लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। आज से 34 साल पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। तभी भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने ऐलान किया कि वो 26 जनवरी के दिन श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे, जिसके लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे थे। धीरे धीरे ये काफिला बढ़ने लगा और कश्मीर के छिपे आतंकवादियों को ये डर सताने लगा कि हम भारत के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने एकता यात्रा में हिस्सा लेने वाले नेताओं को जान की धमकी देना शुरू किया। इन आतंकवादी धमकियों से यात्रा से जुड़े लोग घबराने लगे, लेकिन कश्मीर पहुंचने से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में स्टेज पर कदम रखा और उनकी आवाज ने वहां मौजूद हर इंसान के अंदर हिम्मत जगा दी और आतंकवादियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। आप भी सुनिए उनका रोंगटे खड़े कर देने वाला भाषण। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जिसके बाद 26 जनवरी की सुबह मुरली मनोहर जोशी नरेंद्र मोदी के साथ श्रीनगर के लाल चौक पहुंचे और गर्व से सिर ऊंचा करते हुए लाल चौक में भारत का तिरंगा फहराया। करीब 17 मिनट तक चले इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख आतंकवादियों में दहशत फैल गई और उन्होंने एक रॉकेट भी दागा था जो लाल चौक से थोड़ी दूर जाकर गिरा था। 5 से 10 फीट की दूरी पर गोलियां भी चलाई गईं, लेकिन देशभक्तों के हौसलों के आगे सब कुछ फेल हो गया। उस दिन नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लिए एक सपना देखा था, आर्टिकल 370 हटाने का सपना। हालांकि उस वक्त मोदी ये नहीं जानते थे कि वो इतना बड़ा फैसला कैसे ले पाएंगे, क्योंकि वो एक आम कार्यकर्ता थे और साल 1998 में भी उन्होंने इस विषय में बात की थी। हिंदुस्तान की जनता ने हमको जितनी मात्रा में वोट दिए उतनी मात्रा में ही हम गुड डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमको 2/3 बहुमत दिया होता तो हम धारा 370 को भी निकालने का निर्णय कर सकते थे। लेकिन वो सपना देखने के पूरे 28 साल बाद 5 अगस्त 2019 के दिन आखिरकार उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने जम्मू के भविष्य को ही बदल कर रख दिया। यह था आर्टिकल 370 का फैसला। लेकिन ये नियम क्या था? क्यों जम्मू कश्मीर की जनता इससे परेशान हो चुकी थी? चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। दरअसल 17 अक्टूबर 1949 के दिन भारत के संविधान में आर्टिकल 370 को शामिल किया गया था, जो जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से अलग रखता था। इसके तहत राज्य सरकार को अधिकार था कि वो अपना संविधान स्वयं तैयार करे। साथ ही संसद को अगर राज्य में कोई कानून लाना था तो इसके लिए यहाँ की सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। वहीं पहले जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज भी अलग था और यहाँ के लोगों के लिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं था।
साथ ही अन्य राज्यों के नागरिक भी जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद पाते थे, इसलिए राज्य की प्रगति में भी अड़चन आती थी। कुल मिलाकर कश्मीर देश का हिस्सा होने के बावजूद भी पिछड़ा हुआ था और आर्टिकल 370 हटने के 5 सालों में ही वहां की इतनी प्रगति हुई है कि जितनी शायद पिछले 50 सालों में नहीं हुई होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी के दिल में देश के लिए इतना प्यार और सम्मान जागा कैसे? वो कौन सा किस्सा था जिन्होंने उन्हें देश की सेवा करने के लिए दृढ़ निश्चयी बना दिया? और उनके गुरु ने उन्हें कौन सा मंत्र दिया था जिसे सुनने के बाद उन्होंने संन्यास त्याग कर देश की राजनीति में कदम रखा? चलिए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ अनकही अनसुनी कहानियां। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर गांव में गरीब परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम था हीराबेन मोदी और पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी, जिनकी वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की टपरी थी और नरेंद्र इसी टपरी पर अपने पिता की मदद किया करते थे। जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पर रुकती तो नरेंद्र दौड़ते हुए ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाते और चाय बेचते। उन्हें जानने वालों का कहना है कि बचपन से ही उनका दिल बड़ा और स्वभाव सहानुभूति वाला था, इसलिए कई बार वो बुजुर्गों और जरूरतमंदों को फ्री में चाय पिला देते थे। और 1965 में हुई इंडो पाक जंग के दौरान उन्होंने भारतीय सैनिकों की काफी सेवा की थी। दरअसल जब भी वडनगर स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन आती तो मोदी जी उन्हें चाय और खाना पहुंचाया करते थे। 1962 के इंडो चाइना युद्ध और 1965 के इंडो पाक युद्ध में हुए नुकसान ने 15 साल के नरेंद्र को अंदर तक झकझोर दिया था और उन्होंने देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने की ठान ली। मगर पैसों की कमी होने की वजह से वो आर्मी स्कूल तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली। इसी बीच वो स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर कई आध्यात्मिक किताबें पढ़ते थे, जहां वो स्वामी विवेकानंद से इतने प्रभावित हुए कि सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया और स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ जा पहुंचे। लेकिन उन्हें वहां दीक्षा नहीं दी गई क्योंकि रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना जरूरी था, जो वो नहीं थे। मगर दुखी होने के बजाय वो आध्यात्म की तलाश में हिमालय जा पहुंचे, जहां उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ उनके बल्कि देश के भविष्य को बदल कर रख दिया। उनके बारे में लिखने वाले बताते हैं कि हिमालय की घाटियों में नरेंद्र मोदी को एक साधु मिले थे, जिनके शिष्य बनकर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। इसके साथ भगवा वस्त्र और कमंडल लेकर इन्होंने कई राज्यों में यात्रा की। इसी बीच एक दिन इनके गुरुदेव ने इन्हें बुलाया और कहा कि बालक नरेंद्र, तुम क्या कर रहे हो? नरेंद्र कुछ समझ नहीं पाया। तभी गुरुजी बोले, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। अगर तुम तपस्या करो और तपस्वी जीवन जियो तो तुम सन्यासी बन जाओगे, लेकिन नियति ने तुम्हें दूसरे महत्वपूर्ण काम के लिए चुना है, जिसके लिए तुम्हें इस सन्यासी दुनिया को त्याग कर फिर सांसारिक जीवन में जाना पड़ेगा और वहां तुम राज ऋषि कहलाओगे। गुरुजी की ये बात सुन युवा नरेंद्र को कुछ ज्यादा समझ में तो नहीं आई, लेकिन उस महत्वपूर्ण काम की खोज में वो गुरुजी को अलविदा कहते हुए हिमालय से पहले केदारनाथ, फिर वहां से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट होते हुए वो वडनगर वापस आए और कुछ दिन परिवार के साथ रहकर फिर अहमदाबाद आ गए। घर छोड़ने को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। अहमदाबाद में वो एक चाय की कैंटीन में काम करने लगे और आरएसएस ज्वाइन कर लिया, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके लिए वो झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करने लगे। उस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मण राव इनामदार, जिन्हें सभी वकील साहब कहकर बुलाते थे। उनकी मोदी जी पर सबसे अधिक छाप थी। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। हालांकि वो कभी महंगे कपड़े नहीं खरीदते, लेकिन साफ सुथरा रहना उनकी खूबी थी। उनका स्टाइल बचपन से ही काफी अलग रहा। वो कभी बाल बढ़ा देते, कभी बड़ी मूंछ रखते तो कभी सरदार के गेटअप में आ जाते। उन्होंने गुजरात में कुछ कविताएं और किताबें लिखी। उन्हें फोटोग्राफी का भी शौक है और शायद आप में से काफी कम लोग जानते हैं कि पीएम मोदी अमेरिका से पब्लिक रिलेशन और इमेज मैनेजमेंट का 3 महीने का कोर्स कर चुके हैं। महज 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की जशोदाबेन के साथ शादी करवा दी गई थी। अब कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी 3 सालों तक अपनी बीवी के साथ रहे थे, जबकि कुछ का कहना है कि वो दोनों कभी साथ रहे ही नहीं। और मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। पत्नी के अलावा उनका अपने भाइयों के साथ कुछ खास रिश्ता नहीं है। वो सिर्फ अपनी मां हीराबा से मिलने जाते थे। नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते को लेकर उनके बड़े भाई सोमा भाई ने एक इवेंट में कहा था,
मेरे और प्रधानमंत्री के बीच एक पर्दा है। मैं उसे देख सकता हूं लेकिन आप नहीं देख सकते। मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूं, प्रधानमंत्री का नहीं। प्रधानमंत्री के लिए तो मैं उन करोड़ों देशवासियों में से एक हूं जो सभी उनके भाई बहन हैं। मोदी परिवार की एक खासियत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई होने के बावजूद उनकी पहचान का कहीं इस्तेमाल नहीं करते। आज भी नरेंद्र मोदी के एक भाई के पास किराने की दुकान है तो वहीं दूसरे भाई के एक कंपनी में फीटर के काम को करते हैं। जबकि भारत में तो किसी एमपी या एमएलए का दूर का रिश्तेदार भी अपनी धौंस जमाने से पीछे नहीं हटता और यहाँ प्रधानमंत्री की तरह उनके भाई और पूरा परिवार भी शांति से सादगी भरा जीवन जीते हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी का बचपन काफी संघर्षों से भरा रहा था, मगर उन्होंने देश की हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए दृढ़ निश्चय किया। जब बड़े होकर उन्होंने एक माँ और उसके बच्चे का दुख करीब से महसूस किया। गुजरात के डॉक्टर अनिल रावल बताते हैं कि यह घटना 1984 की है। एक दिन मैं फिएट कार में बैठा था जिसे नरेंद्र मोदी चला रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आपको ऐसा कौन सा अनुभव हुआ जिसने आपको देश की सेवा के लिए दृढ़ निश्चय बना दिया? तब उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाते हुए कहा, मैं एक गांव में गया। उस वक्त मैं एक स्वयंसेवक था। दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे और स्वयंसेवक अक्सर भोजन के लिए दूसरे स्वयंसेवक के घर जाते हैं। मैं भी एक स्वयंसेवक के घर गया जो एक छोटा सा झोपड़ था। उस झोपड़ में वह स्वयंसेवक, उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहते थे। उन्होंने मुझे खाने के लिए पूछा और मैंने हाँ कह दिया। उनकी रसोई बेहद छोटी थी और लगभग खाली थी, लेकिन उनका दिल बड़ा था। उन्होंने मुझे एक उबड़ खाबड़ थाली में आधी बाजरे की रोटी और एक कटोरी में दूध दिया। उस वक्त सामने माँ की गोद में वो बच्चा बैठा हुआ था जिसकी नजर उस दूध की कटोरी पर टिकी हुई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह दूध दरअसल उस बच्चे का था जो खाना ना होने की वजह से उन्होंने मुझे परोसा था। तभी मैंने झट से कहा, मैं बाहर नाश्ता करके आया हूँ, इसलिए मुझे बस रोटी का चौथाई हिस्सा दे दे। मैंने वो रोटी का टुकड़ा पानी के साथ खा लिया। इसके बाद उस माँ ने दूध की कटोरी अपने बच्चे को दे दी। वो बच्चा एक ही घूंट में सारा दूध पी गया। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे महसूस हुआ कि मेरा देश कितना गरीब है। यहाँ कई लोगों के पास पेट भरने के लिए खाना तक नहीं है। उसी पल मैंने अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए अपने जीवन समर्पित करने का दृढ़ निश्चय लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। और अगर आपको भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ में 2 बोल जरूर लिखिए। और भारत की महान शख्सियतों के अनसुने अनकहे किस्से जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।